अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहिबान से मिलने के पहले शुमारे में आज हमारी मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वालेकुम अब्दुल अस्सलाम। रशीद साहब से जो MBBS DCH है J&K हेल्थ सर्विसेज में। आप सब जानते हो कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। जो ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है हम देखते हैं हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं अक्सर। कॉफ, कोल्ड, इन फ्लू, ये सब चीजों के शिकार हमारे बच्चे होते हैं। तो इन चीजों से कैसे बचा जाए, क्या क्या तदबीर हमने करने हैं अपने घर में ताकि हमारे बच्चे महफूज रहे, और सर्दियों में और कौन कौन सी बीमारी का खतरा हमारे बच्चों को लाक हो सकता है, इन सब चीजों की जानकारी आज हमें डॉक्टर साहब देंगे। तो डॉक्टर साहब वेलकम हमारे शो में। तो डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। व्हाट कॉजेज एंड स्प्रेड्स कफ एंड कोल्ड? बच्चों के एतबार से कौन सी चीज है जो स्प्रेड फैलाने में, आपको पता ही है सर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, तो जी प्लीज हाँ, सर जी हाँ, इसका जवाब आप दीजिए। जी हाँ। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि खांसी और ज़ुकाम ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में ही होता है। जैसे हम ले लें अगर एग्ज़ाम्पल यूरोप की या ऑस्ट्रेलिया की या न्यूज़ीलैंड की या अमेरिकन कंट्रीज़ की, कनाडा की भी इवन, वहाँ पे खांसी ज़ुकाम जो होता है टेम्परेट क्लाइमेट्स, ठंडे वो रीजन्स हैं, इसलिए वहाँ पे विंटर्स में ही होता है। अच्छा। इंडिया में कफ एंड कोल्ड इवन मॉनसून में देखा जाता अच्छा है। ठीक। लेकिन कश्मीर चूंकि ये अलग है, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड ये ठंडे इलाके हैं, यहाँ पे भी सर्दियों में खांसी और वायरल जुकाम, इन्फेक्शन, ये सब वायरसेस की। सो ये डॉक्टर साहब, इज खांसी इट और बिकॉज जुकाम के जो है। इस विंटर में, कोल्ड मौसम में, ये जो वायरस है ये ज्यादा स्टेबल होता है या कुछ और भी कॉजेस होता है इसके? पहले मैं बता दूं कि हम्म, खांसी और जुकाम जो है ये होता किससे है। ठीक। ये जरासीम होते हैं जिनको हम वायरसेस बोलते हैं। बिल्कुल। बहुत से मुख्तलिफ वायरसेस हैं, राइनो वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस, उनके आगे टाइप्स भी हैं, स्ट्रेन्स हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। न्यूमो, मेटान्यूमो, अलग किस्म के खांसी जुकाम होते हैं जिनमें हमारी चेस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे वायरसेस हैं जो खांसी और जुकाम काज करते हैं। करते हैं। तो एक आम आदमी की हैसियत से अगर मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछूं कि क्या क्या तदाबीर हमने करने चाहिए ताकि सर्दियों के मौसम में हम अपने बच्चों को इन चीजों से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, खांसी और जुकाम ज़्यादातर सर्दियों में क्यों होता है, उसकी भी एक वजह है कि जब सर्दी होती है तो हम गर्म जगह पे नज़दीक नज़दीक बैठते हैं। अच्छा, ट्रांसमिशन जो ज्यादा है। जी हाँ, अच्छा अच्छा ठीक। ट्रांसमिशन ये होती है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होती है। जब हम नज़दीक नज़दीक बैठते हैं, अगर मिसाल कीजिए मुझे खांसी या जुकाम है, आप मेरे नज़दीक बैठे हैं, मैं बात भी करूंगा तब भी जरासीम निकलता है मेरी बात करने से, और वो आपको ट्रांसमिट हो सकता है तो डॉक्टर साहब, खांसने से और छींकने से भी। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये एक मिथ है कि हमको सर्दियों के मौसम में ज्यादा अंदर ही रहना चाहिए। ये अंदर रहना भी फिर एक किस्म से प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकता जी है। हाँ, सर्दी में हम गर्मी अंदर करते हैं और अंदर ही रहते हैं, बल्कि हमने अपने बच्चों को प्रमोट करना है कि सर्दी के मौसम में वो बाहर निकलें अच्छी तरह प्रोटेक्शन लेके और खेल कूद में हिस्सा लें, क्योंकि छुट्टियां हैं। छुट्टियां हैं। खेल कूद में हिस्सा लें, फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि उनके मसल्स भी स्ट्रांग हो और वो हेल्दी रहें। अच्छा अच्छा और जब ठीक। वो खेलेंगे वो दूर दूर खड़े होते हैं। तो डॉक्टर साहब, दूसरा क्वेश्चन भी फिर मेरे यही इसी रिलेटेड था कि जो इस रिगार्डिंग मिथ्स है उनके बारे में भी आप थोड़ी रोशनी डालिए। क्या क्या मिथ है इन चीजों के देखिए, बारे में? पेशेंट हमारे पास आता है, वो बोलता है बच्चे ने कल टमाटर खाए या टमाटर की चटनी खाई तो उसको जुकाम खांसी हो गया, यखनी खाई इसने जुकाम खांसी हो गया, दही खाया जुकाम खांसी हो गया, केला खाया जुकाम खांसी हो गया। जो भी किसी भी खाने वाली चीज का आप नाम ले लीजिए तो कहा जाता है कि ये किया तो खांसी जुकाम हो गया, ये खाया तो खांसी जुकाम हो गया। इवन बोलती है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मैंने संतरा खाया तो उसकी उसकी वजह वजह से से भी बच्चे को गया। जुकाम हो ये गया। चीजें जुकाम खांसी नहीं करती है। अच्छा। हाँ, अगर फ्रूट्स ठंडे हैं ज्यादा, उनको गर्म पानी में डिबो लीजिए तो आप इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्टली फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पी सकते? ऐसा भी नहीं है कि अच्छा, ऐसा भी नहीं नहीं, है। फ्रिज में तो सर्दियों में तो फ्रिज इस्तेमाल करते ही नहीं करते ही है। नहीं है। बाहर का पानी फ्रिज से ज्यादा ठंडा होता है। बिल्कुल। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा ल्यूकवार्म पानी भी पीना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हजरात होते हैं जिनसे गर्म पानी नहीं पिया जाता, और पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों की ये कंप्लेंट लेके कि डॉक्टर साहब ये बाहर का पानी पिए, ये नलके का पानी पीता है।
मैंने कहा ये नलके का क्यों पानी, घर में पानी नहीं है? नहीं है, वो गर्म होता है, वो पीता नहीं है। जबरदस्ती गर्म पानी मत पिलाइए, बच्चा नलके का पानी पीता है, उसको डायरिया वॉमिटिंग हो जाता है, और उसको आज की डेट में हेपेटाइटिस ए कश्मीर में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। वो उस पानी से, क्योंकि वो ना फिल्टर है ना बॉयल है, तो उससे अच्छा, तो ये खाने पीने की चीजों की वजह से जैसा कि लोग समझते हैं कि इसकी वजह से जुकाम हो गया, तो ऐसा कुछ होता नहीं। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा सर, अब हम दूसरा क्वेश्चन हमारा यही है कि इनके व्हाट आर कफ एटिकेट्स? हाँ देखिए, बच्चा आता है हमारे पास या माँ बाप लेके आते हैं, खुद माँ बाप बोलते हैं कि बच्चे को, वो पास खड़ा होता है, बोलता है, हम उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसको स्टेथो लगाया होता है चेस्ट पे हमने, वो उसको बोलता है करो खांसी, वो खांसी करता है, जिससे हम भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, चेहरे पे आप किसी के खांसी कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात आदत तो नहीं है। आप एक्चुअली वायरस स्प्रेड कर रहे हैं। आप वायरस स्प्रेड कर रहे हैं, उसको नहीं बोलना है। डॉक्टर को अगर देखना है कि खांसी का कैरेक्टर कैसा है, ड्राई या ये वेट है, मैं आप पेशेंट को कोने में ले जाके दीवार की तरफ मुंह करके बोलता हूं कि आप खांसी कीजिए, ताकि मैं चेक कर सकूं किस किस्म की खांसी है। और ज्यादातर केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, आपने बोल दिया, मैंने यकीन कर लिया। अगर आप बोलेंगे कि इसको खांसी है तो खांसी करके दिखाना है, अगर जुकाम है तो फिर नाक साफ करके दिखाना है। ठीक, चलिए सर, बहुत अच्छा। व्हाट आर हाउस होल्ड रेमेडीज फॉर फ्लू सर? हाँ देखिए, ये फ्लू है, ये वायरल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बताया, इसका खास कोई इलाज नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे करना है कि जिससे इसकी ड्यूरेशन कम हो जाए और ज्यादा स्प्रेड ना हो सके। एक तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, दूसरा कहवा पीजिए इलायची दालचीनी का आप, अच्छा, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर थोड़ा उसके घूंट लीजिए, ज्यादा नहीं पिया जाता, अच्छा, एक घूंट ले लीजिए। और सूप ले लीजिए, सूप बना लीजिए, कि सब्जियों का सूप बना लीजिए, तो वो थोड़ा थोड़ा लीजिए, गले को सूद करे। ग्लिसरीन भी अगर गले में हमारी जाए, या कफ लोजेंजेस भी हैं, वो भी अगर जाए, तो उससे भी गला सूद हो जाता है, खांसी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, खांसी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेडिसिन क्या है सर इसके लिए? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी कि मेडिसिन्स, मैंने चूंकि आपको बताया ये वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी को खांसी जुकाम के साथ बुखार ज्यादा है और 48 घंटे के अंदर वो आ जाता है, तो चांसेस है ये इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी की कोई टाइप होगी। अच्छा, तो उसमें एक एंटीवायरल ड्रग हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, वो हम दे सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये है कि नाक अगर ज्यादा बह रहा है, उसके लिए मेडिसिन आती है, उसको फिनाइल एफ्रीन है, वो हम पिला सकते हैं। या एंटी एलर्जिक है कोई, क्लोरफेनिरामीन साथ में उसका कॉम्बिनेशन आता है, वो भी दे सकते हैं। या फिर हम कोई लोजेंजेस, जैसे मैंने अर्ज किया, वो भी दे सकते हैं। बाकी फीवर है, फीवर के लिए पैरास्टामोल देनी है। अगर दर्दें भी ज्यादा है जिस्म में, तो आइबुप्रोफेन या मेफेनेमिक एसिड या अद्वियात हैं, डॉक्टर खुद बताएगा। आप जाइए डॉक्टर के पास, वो खुद बताएगा कौन सी मेडिसिन देनी। यानी कि घर में जो हम पुरानी वो दादा या नानी जी के नुस्खे चला रहे थे, घरेलू नुस्खे, तो उनका कोई खास रोल नहीं है। हाँ, अगर वो बोलते हैं थोड़ा ल्यूकवार्म पानी पीजिए, कहवा पीजिए, तो वो अच्छी बात है। अच्छा, वो अच्छी बात है, वो ले लेना। चलिए, शुक्रिया। अच्छा, ये अभी आपने, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के, मान लीजिए कोई हमारी माँ बहन, उनका बच्चा पैदा हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, तो इस हवाले से क्वेश्चन ये अराइज होता है, इज फ्लू ट्रांसमिटेड थ्रू मदर्स मिल्क? हाँ देखिए, अल्लाह ने माँ का दूध क्यों पैदा किया है कि बच्चा जैसे ही पैदा हो उसको वो चीज मिले जो पहले से दस्तयाब करके रखी है अल्लाह ताला ने, ब्रेस्ट माँ की छाती में पैदा करके रखी। तो क्या उससे बीमारियां होंगी? अल्लाह ताला को इतना नहीं पता है। अच्छा, क्या उससे बीमारियां होंगी? मैं आपको बताऊं, माँ के दूध में शिफा है। लोग बोलते हैं बच्चे को इसलिए जुकाम खांसी हो गया, माँ को इन्फेक्शन होती है, वो बोलते हैं नहीं, इसने माँ का दूध पिया तो उससे इन्फेक्शन होगी, उससे उसको शिफा मिलेगी। माँ को मास्क, ये देख लीजिए, ये सर्जिकल मास्क है, माँ को ये पहनना है, और ये हैंड सैनिटाइजर है, ये अपने हाथों को साफ करना है, फिर बच्चे को उठाना है, फिर दूध पिलाना है, और उस दौरान माँ को बात भी नहीं करनी है ज्यादा जोर से, ताकि वायरस ट्रांसमिट ना हो जाए, स्प्रेड ना हो जाए। बिल्कुल, यानी कि दूध में शिफा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि माँ की दूध की वजह से कोई बीमारी बच्चे को लाक हो सकती है। चलिए डॉक्टर साहब, ये भी एक मिथी थी फिर आज जो दूर हो गई।
तो डॉक्टर साहब, मौसम का क्या असर है इस फ्लू का, क्या कंसर्न है, क्या रिलेशन है मौसम के साथ? जी जैसे मैंने अभी हमारे कश्मीर में भी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, तो इसके साथ इसको हम कैसे जोड़ सकते जी हैं? हाँ, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि टेम्परेट क्लाइमेट्स जहाँ पे हैं, कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया या यूरोप वगैरह हो गया, तो वहाँ तो फ्लू फैलता है सर्दियों के ही मौसम मौसम में, में। क्योंकि हम नज़दीक नज़दीक बैठते हैं, मैंने पहले ही अर्ज किया। तो लेकिन इंडिया के बाकी हिस्सों में जो गर्म इलाके हैं, ज़्यादातर वहाँ पे फ्लू जो फैलता है वो मानसून में आपने, मानसून में फैलता है। तो सर इससे क्या हम कोई कोई चीज डिराइव करके ये बता सकते हैं कि इस फ्लू और इस विंटर्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन है कोई इनकी इनके बीच में? कि यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों में नहीं हो रहा है, सर्दियों में ही हो रहा है, तो नज़दीकी जो इस है, नजदीकी के बगैर भी कोई कोई वायरस का कोई सर्दी के साथ कोई ताल्लुक, ज्यादा स्टेबिलिटी वायरसेस की होती है, या वायरस ज्यादा देर तक रह सकता है सर्दी के मौसम में? जी मैं आपको बताऊं, वायरस ही नहीं, बैक्टीरिया भी और बाकी जरासीम भी गर्मी के मौसम में ज्यादा फलते फूलते हैं। अच्छा। और ज्यादा गर्मी हो जाए, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए और मॉइस्चर ना हो, तो जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में धूप में तेल उबल जाता है और लोग ये तलते हैं, उसमें पूड़ियां तलते हैं, इतना बिना ज्यादा स्टोव गैस पे बिना चढ़ाए। स्टोव गैस में चढ़ाए हुए। उस टेम्परेचर पे वायरस मर भी सकता है, लेकिन सरवाइव करता है ज्यादा ठंडे ठंडे में। अच्छा, इलाके ठीक। में। तो हम देख सकते हैं कि क्यों फिर ज्यादा सर्दियों में ही फ्लू का हम जी देखते जी हैं, जी या खांसी वगैरह का। चलिए सर, और डायरिया और वोमिटिंग का कॉज भी क्या है फिर? जी हाँ, ये भी एक बड़ी कॉमन बीमारी बीमारी है। है। खांसी जुकाम सबसे ज्यादा कॉमन है और कश्मीर में दूसरे नंबर पे डायरिया वॉमिटिंग है। डायरिया वॉमिटिंग जो है वो कोई सर्दी नहीं है। पेशेंट हमारे पास आके बोलते हैं इसको सर्दी होगी, डायरिया हो गया, सर्दी होगी, या उल्टी आ गई तो सर्दी हाँ, होगी। अक्सर हम भी कहते हैं अगर इंडाइजेशन होती है आपको सर्दी ही भी होगी उसकी वजह से। हाँ, ये हाँ। कॉमन चीज हम बोलते हैं, बिल्कुल। ये सर्दी गर्मी कुछ नहीं है, अच्छा, ये हमने कोई अनहाइजीनिक चीज खाई खाई होती है, ठीक। जैसे जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जब 6 महीने में आते हैं वो, तो उनको दांत आने होते हैं, इसलिए गम्स की इरिटेशन होती है। अच्छा, गम्स की इरिटेशन होती है, उनके हाथ में पेन आया, पेन मुंह में डालेंगे, कोई भी चीज मोबाइल आई, मोबाइल आया, मोबाइल मुंह में डालेंगे, ये कप का हैंडल आया, कप का हैंडल मुंह में डालेंगे। वो क्यों डालते हैं उस वक्त मुंह? गम की इरिटेशन होती है तो उन्हें राहत महसूस होती है जब वो चबाते हैं। अच्छा, जब वो चबाते हैं, जब वो चबाते हैं राहत, लेकिन उस पे कितने जरासीम पड़े हैं जरासीम उसके होते हैं। बच्चे को नहीं ना पता है। बच्चे को नहीं पता, बिल्कुल। डायरिया और वॉमिटिंग भी जरासीम से ही होता है। फिर कभी कभार नीचे कोई चीज पड़ी हुई होगी, वो भी उठा के बच्चा मुंह में डाल देता है, कभी गलती से कि ये खाने वाली है, या उसको आराम आ रहा है, गम्स में राहत महसूस हो रही है। तो इसलिए डायरिया और वॉमिटिंग कोई सर्दी गर्मी नहीं है, ये गंदी चीजों की वजह से। ठीक 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 ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों में खाने की तरफ वो माइल नहीं होते हैं। हम भी घर में मैं भी अपनी बच्ची को कहते हैं खाओ, लेकिन जंक फूड की तरफ उनका रुझान ज्यादा होता है। तो इन जंक फूड्स का असर क्या होता है? क्या एपेटाइट पे डायरेक्ट कोई असर है? क्यों नहीं बच्चा मानता है हाइजीनिक चीजें खाने? इस ओबेसिटी का भी रीजन यही होगा? तो सर इस पर आप कुछ बोलिए। पहले मैं आपको बता दूं कि पता नहीं ये इतना आजकल इतना ज्यादा क्यों हो गया, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, जंक फूड की तरफ, और ये खाना भूख क्यों लगती, कम लगती। पहले हम 4-5 भाई बहन होते थे, बड़ी तो फैमिली जब खाने का टाइम आता था हम खाने के पीछे भागते थे, टूट पड़ते थे खाने पे, खाने के पीछे हम भागते थे। आज 1-2 बच्चा होता है, खाना उनके पीछे भागता है बच्चों के, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं खाते। वो नहीं खाते। शायद एक तो ये एटीट्यूड है कि हम छोड़ दें उनको, जब भूख लगेगी वो खाएंगे। हम नहीं बर्दाश्त करते कि 2 घंटे वो खाली पेट रह पाए। हमें लगता है वो भूखा रह गया तो अब कोई परेशानी हो जाएगी, अब उसको भूख लगेगी तो खुद वो खाएगा। दूसरा ये है कि खाने पीने का सवाल जहां तक है, तो भूख लगने के अलावा भी हम देखते हैं कि बच्चा बाहर निकलता है, वो शॉप पे क्या देखता है? कुरकुरे देखता है, चिप्स देखता है, या और कोई चीज देखती है। फिर उसकी टीवी पे एड्स भी आती हैं,
फिर अपने दूसरे बच्चे को भी वो खाता हुआ देखता है। फिर जब वो उसको खाता है उसका इतना अच्छा फ्लेवर होता है कि बच्चे तो क्या बड़े भी वही उसी की तरफ माइल हो जाते बिल्कुल हैं। सही बात है, सही उनमें बात है। MSG होती है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट केमिकल्स होता है, वो डाला हुआ होता है और तीखे मसाले वगैरह डाले होते हैं जिससे उनका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी तरफ वो माइल हो जाते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चा घर की चीजें खाए, हम चटनियां बनाएं डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट फ्लेवर्स की, हाँ, अखरोट की, धनिए की, पुदीने की, प्याज की, मूली की, नमक मिर्च डाल के, हल्दी साथ में खाने के साथ दें तो उनकी भूख खुलेगी। नींबू का इस्तेमाल करें, टमाटो सॉस का इस्तेमाल करें, घर में चिकन मैरिनेट फ्राई करके उनके लिए, अगर वो नॉर्मल खाना नहीं खा रहा है तो थोड़ा डिफरेंट चीज टिक्का बना लें, वो कर लें, टेस्ट डिफरेंट हो जाए लेकिन हाइजीनिक हो। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा सर, व्हाट इज टू बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ डायरिया? जी हाँ, डायरिया में हम सोचते हैं सर्दी हो गई तो अब इसको पानी बंद करना है और खाना नहीं खिलाना है। हमने देखे जैसे खून के बदले खून, वैसे पानी के बदले पानी निकल रहा है तो पानी देना है। पानी के साथ साथ नमकियात भी निकल रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम भी निकल रहा है, तो वो भी हमने देना है। तो वो कैसे होगा? एक तो WHO ORS है, बिल्कुल, ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट सॉल्यूशन है, और दूसरा घर की हमारी हाउस होल्ड चीजें हैं, दही है। दही इतनी अच्छी चीज है, हमारे घर में लोग खुद बनाते हैं। हम दही ऐसे दीजिए, दही की लस्सी बना के दीजिए, थोड़ा पुदीने का फ्लेवर भी डाल लीजिए ताकि बच्चा ज्यादा कंज्यूम। नमक उसमें जरूर डालें, ठीक। चीनी ऑप्शनल है, थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी डाल के दही और लस्सी देना नमक डाले बगैर वो डायरिया का ट्रीटमेंट नहीं है। चलिए, ये बात भी आज क्लियर हो गई डॉक्टर साहब। एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हाउ टू केयर न्यू बॉर्न आफ्टर सीजेरियन सेक्शन? जी हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पहले जमाने में जो डिलीवरीज होती थी वो नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। आप भी मेरे हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी आपकी मदर की हुई होगी तो पैदा हुआ है, मैं भी नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पेशेंट रेडी नहीं है लेबर पेन बर्दाश्त करने के लिए, तो वो हमारा हो जाता है सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है। तो सिजेरियन सेक्शन करने के बाद माँ को इतनी पेन होती है कि वो फीड नहीं करा सकती है। दूसरा, इतना स्टाफ नहीं होता है कि एक एक पेशेंट को इंडिविजुअली माँ की चेस्ट के साथ लगाए बच्चे को और दूध पिलाना सिखाए और बार बार आए, क्योंकि माँ ने को तो पहले इसका एक्सपीरियंस नहीं है, माँ का पहला बच्चा या फिर उनकी जो नानी दादी हैं वो सिखाएं, या फिर हॉस्पिटल में स्टाफ इतना ज्यादा हो जो सिखाए कि कैसे ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है। चलिए डॉक्टर साहब, ठीक, अच्छी बात यह है। तो न्यूबॉर्न बाथ के बारे में बताइए डॉक्टर साहब। हाँ, जैसे हम कहते हैं यहाँ कश्मीर में, मैंने ये देखा है, ये आम रिवाज है कि 40-40 दिन बच्चे को नहलाया नहीं जाता है, और अगर माँ भी खुद 40 दिन नहीं नहाती है। बिल्कुल। और खाने पीने में भी माँ को बहुत परहेज रखना जाता है, ये खाना नहीं, ये वो नहीं खाना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, असल में ये एक मिथ है, इस पर आप बोलिए डॉक्टर साहब। यानी कि ये जो हमारी माँ है जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया, उसको भी नॉर्मल लोगों की तरह खाना जी हाँ, उसको वही खाना है नॉर्मल। हाँ, ये है कि स्टार्ट करना है लिक्विड से, फिर उसके बाद सेमी सॉलिड्स आ गए, वो उसको चाय पे छोड़ दीजिए। अच्छा, पहले लिक्विड्स दीजिए, पानी खाली पिला दिए, कहवा दे दीजिए, चाय। अक्सर हमने भी सुना है कि 40 दिन तक उनको नहीं नहाना पड़ता है, नहीं, ऐसा कुछ, ये कंप्लीटली अनसाइंटिफिक चीज है, अनसाइंटिफिक और अनहाइजीनिक भी है। बदबू कितनी आएगी आप सोचिए, और माँ को अपने आप से घिन आएगी, बच्चा बेचारा तो बोल नहीं सकता, उसको भी कितनी बदबू होगी। डॉक्टर साहब, मैंने गर्मियों में देखा है, हमारे पड़ोस में एक बच्चे का जन्म हुआ था, जून जुलाई का मौसम था, जबरदस्त गर्मी थी, लेकिन तब भी उन्होंने बच्चे को अंदर चेस्टर, एक आध स्वेटर पहना के रखी थी। नहीं, हम यही पिछले दिनों से यही करते आ रहे। मैंने कहा नहीं, बच्चे को भी गर्मी लगती है, हमें भी गर्मी, जितने कपड़े हम बर्दाश्त करते हैं उतने ही कपड़े ये इस मासूम बच्चे को भी आप पहनाइए, ज्यादा गर्मी इसको भी लग सकती है। तो ये कुछ कॉमन मिथ्स है जो साइंस के उजागर होने से धीरे धीरे हट रही है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, डस्टिंग पाउडर इन न्यूबॉर्न। जी हाँ, डस्टिंग पाउडर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना है,
एक तो नहाना है, एक तो नहाना 24 है। घंटे के बाद नहाना है बच्चे को, ठीक। गर्म कमरे में गर्म पानी के साथ और रिकमेंडेड शैम्पू या सोप के साथ बच्चों के ठीक। लग, यानी कि डिटोल सोप या और दूसरा कोई हमाम सोप हम यूज करना शुरू कर दें। जो बच्चों के रिकमेंडेड सोप्स हैं वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। बताएगा। शैम्पू या सोप एक कंपनी का आता है, हेड टू टो, सर से पांव तक वही लगाओ, ठीक। आंखों में भी जाएगा, जलन नहीं होगी, जलन नहीं होगी, कोई तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, कमरा गर्म कीजिए अच्छी तरह और वहां पे नहलाइए। गर्म इलाकों में क्या होता है, वहां पे बच्चे को एक ही अपर और एक ही लोअर पहनाना पड़ता है, इतनी गर्मी होती है जून जुलाई के महीने, जून जुलाई के महीने में। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ क्राइंग बेबी, इसका कैसे ले हम क्राइंग बेबी का? पहले बात ये बता दूं, अगर बच्चा रो नहीं रहा है, दूध नहीं पी रहा है और हरकत नहीं कर रहा है, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, वो बच्चा सीरियस है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है। अच्छा, अगर जो रो नहीं रहा है, दूध नहीं पी रहा है और हरकत कम कर रहा है, ठीक, वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। वो डायग्नोज करना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको इन्फेक्शन खून में तो नहीं फैल गई है, अच्छा, और साथ साथ कहीं दिमाग में तो नहीं चली गई है, तो वो एक इमरजेंसी है। लेकिन अगर बच्चा रो रहा है तो कोई बात नहीं, रोने दीजिए, थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा रो रहा है तो वो फिर हमने देखना है कोई मेडिकल वजह तो नहीं है, क्यों ये ज्यादा थोड़ा बहुत तो रोना है। बच्चे का डायपर गीला होगा, उसने रोना है। बच्चे को यूरिन की अर्जेंसी है, आने का टाइम हो गया, उसने तब रोना है। यूरिन कर लिया तब रोना है, यूरिन करते करते वो चुप हो जाएगा। अच्छा, बड़ा पेशाब करते करते वो चुप हो जाएगा, उससे पहले भी रोएगा, बाद में भी रोएगा। उसको कोई चीज जिस्म पे चुभ रही है, उसने तब भी रोना है, खारिश हो रही है तब भी रोना है। ये नहीं है खाली भूख लगी है तो तब ही रो रहा है। अच्छा, बहुत सी वजूहात तो आई केयर के बारे में भी हाँ, इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं न्यूबॉर्न में। सिजेरियन सेक्शन जब होता है उसके बाद देखा गया है कि हमारी आंख का और नाक का एक कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं नेजोलैक्रिमल डक्ट। अच्छा, तो वो डक्ट जो है वो ठीक से, उसकी वेल्व होती है, वो ठीक से डेवलप नहीं हुई होती है, तो जो आंसू जो होता है ज्यादा बनते हैं बच्चे में, वो नाक में नहीं जा सकते हैं, वो आंख से बाहर आना शुरू, तो उससे इन्फेक्शन भी हो जाती है बच्चे की आंख में। तो उसमें हमने ये करना है, मैं आपको चश्मा उतार के बताऊंगा। ये एरिया है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर नीचे नाक की तरफ, यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर नीचे नाक की तरफ। इसको बोलते हैं नेजोलैक्रिमल मसाज, ताकि वो वेल्व खुले और पानी आंख से नाक में आराम से आ सके और इन्फेक्शन उसकी खुद ब खुद ठीक हो जाती है, इवन ड्रॉप्स डालने की भी जरूरत नहीं। ठीक 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 ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रीक्वेंटली पासिंग स्टूल्स इन न्यूबॉर्न, हाँ, बोलते हैं डायरिया हो गया बच्चे, हाँ, बच्चे को डायरिया। ये डायरिया नहीं है। बच्चा जितनी बार दूध पीता है उतनी बार बाहर निकल, उतनी बार पेशाब करेगा, उतना बड़ा पेशाब, तो इसमें घबराने वाली इसको बोलते हैं एक्सेजरेटेड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, यानी कि स्टमक को ऊपर से सिग्नल आया, इन लोअर इंटेस्टाइन्स को नीचे, ऊपर से ब्रेन से सिग्नल आता है कि ऊपर से दूध आ गया, तुम खाली हो जाओ, अच्छा, अब और फीड आ गया, तुम खाली हो जाओ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हाउ टू मेक ए हेल्दी स्लीप पैटर्न ऑफ न्यूबॉर्न? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, माँ दिन को मार्केट जाती है, किचन का काम करती है, सफाई करती है, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती है, नीचे उतरती है, उसको झूला मिलता है बच्चे को, दिन के टाइम ही काम करती है ना, उसको बच्चे को झूला मिलता है, वो पेट में सोया हुआ होता है। फिर लेकिन माँ जब रात को सो जाती है, लेटती है, उसको झूला मिलना बंद हो जाता है, वो पेट में जाग जाता है, यही पैटर्न उसका बाहर रहता है। अच्छा, जो ही पैदा होता है, ठीक जी, तो इसलिए वो रात को जागेगा, दिन में सोएगा। इसके लिए जो बुक्स में है वो लिखा गया है कि माँ को तब सोना है जब बच्चा सोए और तब जागना है जब बच्चा जागे। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बड़ा मुश्किल है। मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, शाम को 5 से 10 का टाइम या 6 से 11 टाइम उसके सोल्स को फ्लिक कीजिए आहिस्ता आहिस्ता, या थोड़ा अगर जोर भी करे उसको थोड़ा रुलाइए, एक्टिव भी हो जाएगा। और उसको कोकोनट ऑयल की मालिश कीजिए, उससे उसके मसल्स भी स्ट्रांग होंगे और रात को बच्चे को राहत की नींद आएगी। चलिए डॉक्टर साहब, शुक्रिया। रोल ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न एंड कॉजेज। अल्लाह ने देखो हर एक चीज फजूल नहीं बनाई है। बच्चे को जांडिस होता है, उसकी वजूहात बहुत सी हैं, जैसे ब्लड ग्रुप का मिसमैच होना, माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का ए या बी है, या माइनर ब्लड ग्रुप वो भी डिफरेंट है माँ और बच्चे में,
या माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, या और भी कुछ अंदर की काजें, लिवर की काजेज या कुछ और बीमारियां भी, हेमोलिटिक डिजीजेस होती हैं, वो काजेज रेयर होते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कॉमनेस्ट काज है जांडिस, वो है यूजुअली ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि माँ का अलग और बच्चे का अलग। जैसे माँ का हो, बच्चे का ए हो गया, या वैसे भी छोटे ब्लड ग्रुप या अननोन काजेस की वजह से होता है। लेकिन इसमें भी एक राज है। ये जो जांडिस बच्चों का होता है, जांडिस दो टाइप्स का होता है, कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड। जो बच्चों का होता है ये अनकंजुगेटेड होता है, और अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है, जांडिस करने वाली चीज जो हमारे जिस्म में होती है, वो एक्ट करती है एज एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा। एंटीऑक्सीडेंट वो बहुत सी बीमारियों के खिलाफ बच्चे को बचाती है। इसलिए ये तो होता है। ब्लेसिंग इन इसलिए ये डिस्गाइज इन्फेक्शन नहीं है। अच्छा, ये इन्फेक्शन, शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आजकल आप देखते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन्स की तरफ माइल हो जाते हैं। जी हाँ। उससे उनका वो अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है। जी हाँ। तो इस बारे में आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज दीजिए, स्पेशली पेरेंट्स को, कि क्या करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे मोबाइल की इस वबा से, इस बीमारी से, इस लत से उनसे वो ये लत छूट जाए। इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा, जिम्मेदार हम खुद है। बच्चा जब बढ़ रहा है, उसने देखा मुझे मोबाइल पकड़े हुए, मैं बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बाप ने भी मोबाइल पकड़ा हुआ है, माँ ने भी वो जो बड़ा भाई है या बहन है उसने भी मोबाइल पकड़ा हुआ है। वो देख रहा है मोबाइल है, ये कोई अच्छी चीज उसको लग रही है, कोई अच्छी चीज है। वो भी जब देखता है कलरफुल चीजें उस पे आ रही हैं, कोई कार्टून आ रहा है, कोई सॉन्ग आ रहा है, कोई डांस आ रहा है, उसको भी अच्छा लगता है। तो वो हमने लत तो खुद डाली बच्चे को। इसलिए हमको बच्चा जब उस स्टेज पे, मैं तो कहता हूँ हमें खुद भी मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए, जो जरूरत है उसकी। स्पेशली बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे एक जोक भी याद आया कि आज की माएँ कहती है कि पुराने जमाने में कहती थी कि मैं आपको बड़ा करते करते इतनी रातें नहीं सोई, तो आज की माँ कहती है कमबख्त, तुमको बड़ा करने में 10-10 घंटे में ऑफलाइन रहा करती थी। चलिए, जोक्स अपार्ट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हम आपकी वजह से हमको बहुत सी नई जानकारी मिली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो देखने वाले हमारे हैं, आपने जो कहा उससे वो काफी फायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक बार आपको तकलीफ देंगे, फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी हासिल करने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।